तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला कैसे याद रखे, तरकीब जानना है, टिप्स जानना है, ताकि उन्हें फॉर्मूला याद रहे जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आंसर शीट लिख रहे हो। अशोक जी, कोई फॉर्मूला, कोई टिप्स जो आप देना चाहेंगे? देखिए, ये देख के मुझे दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। पहली बात ये है कि अब इस वक्त इसमें तो कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो शायद उनकी समस्या अलग होगी, लेकिन जो 12वीं के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश यही है कि इस समय प्रेशर को ही दूर रखें, तो आधी याद तो फॉर्मूले उनको वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन प्रेशर की वजह से कुछ भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। और जहाँ तक इन्होंने कुछ एक बुनियादी बातें की कि हम एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो तो शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी समस्या है। आज की तारीख में मेरा सुझाव सिर्फ ये है कि अगर आपने कोई ऐड मेमोयर बनाया हो, ऐड मेमोयर का मतलब सारे फॉर्मूले कहीं एक जगह लिखे हुए हों, कहीं सामने अपने स्टडी रूम में दीवार पे आपने उसे चिपका दिया, जब बार बार उसको देखते रहते हैं तो उस फॉर्मूले को याद करने के बजाय उसकी छवि आपके दिमाग में बन जाती है, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक एक फार्मूले के बदले गलत फार्मूला लगा देने की समस्या एक लड़की ने बताया है, तो उसके लिए मेरा सुझाव ये है कि आप प्रश्न को ठीक से पढ़ें। तो वो प्रश्न में कुछ 4 चीज़ें दी हुई होती हैं, उनके बाद 5वीं चीज़ को निकालना पड़ता है। तो वो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो फार्मूले में भी रहती हैं, तो उससे थोड़ी सी मदद आपको मिल जाएगी कि अगर यही चीज़ें दी हुई हैं वो फार्मूले में है नहीं, तो वो फार्मूला कैसे लगेगा। तो शायद इस चीज़ का अगर वो ध्यान रखें तो फार्मूले को बदलने की गलती वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों ने प्रश्न पूछा, मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि ये एंग्जाइटी की वजह से और एक जो टेंशन है, एक हमारा रिजल्ट कैसा होगा, इन सब बातों को लेकर जो परेशानियाँ आती हैं उससे ये भूलने की प्रॉब्लम होती है। भूलने की प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए प्रेशर से आप दूर रहें। और जैसा कि अशोक जी ने बताया, गीतांजलि जी, क्या लगता है कि अगर आप इस तरह से फॉर्मूले को एक जगह लिख लें और आप इसे बार बार दोहराते रहें तो आप इसे जहन में याद रख सकते हैं। डेफिनेटली लर्निंग जो बार बार रीइंफोर्स होती है, विजुअल सेंस से भी हो रही है, लिख के भी हो रही है, वर्बली कई बार फॉर्मूला बोलने से भी हो रही है, तो वो डेफिनेटली याद रखने में आसानी रहती है। चैप्टर के ऊपर अगर आप स्टिक ऑन पैड्स पे भी लिख देते हो कि ये इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूला की ये टर्म का ये मतलब है, एफ का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, तो आसानी रहेगी। और कई बार हम बच्चों से ये कहते हैं कि जो आप अक्सर गलत करते हैं, जो जिसमें कन्फ्यूजन होती है, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, वो गलतियां अलग से लिख लो अपनी फार्मूलाज की और उसको एक चार्ट पर अलग से लिख लीजिए, ताकि उनको रीइंफोर्स करना ज़रूरी है। बाकी तो आपको याद रह ही जाते, तो कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। कन्फ्यूज़न कम हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ अभिनव और संश्रुत और अपूर्वा भी हैं, तो एक एक करके सबसे जानूंगी कि आपने किस तरह से ट्रिक्स अपनाए थे और क्या वाकई में जिस तरह से अशोक जी कह रहे हैं, गीतांजलि जी कह रही हैं, फॉर्मूला को एक जगह पर लिख ले और उसे बार बार रिवाइज करें तो ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है जहन में? हाँ, एग्जैक्टली, सर ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें एक चार्ट पेपर पे सारे फॉर्मूलेस लिख देने चाहिए और हमें हर दिन उन फॉर्मूलेस को एक नज़र भी पड़ जाती है, तो हमें वो धीरे धीरे याद होने लग जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेगुलरली उसे लर्न करते रहें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वो यूज़ हो रहा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या किया था अभिनव? मैंने यही ट्रिक यूज़ की थी कि माय ट्यूशन टीचर्स भी यही कहते थे कि एक पेपर पे आप फॉर्मूलेस लिख लो और अपने स्टडी टेबल पे लगा लो, और उससे क्या होता है कि मतलब वो रहते ही हैं दिमाग में, वो भूलते नहीं है। फिर अगर हम उनको रेगुलरली देखते रहें तो और याद करते रहें तो वो रहते ही हैं दिमाग में। अपूर्वा, आप क्या बताना चाहेंगी? सेम चीज़, फॉर्मूलाज को लिख के स्टडी टेबल पे लगा लो एंड देन उसको बार बार रिवाइज होता जाता है तो याद रहते हैं। इसके अलावा भी कोई ट्रिक्स है संश्रुत आपके पास? साथ में कांस्टेंट प्रैक्टिस भी करना चाहिए उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करते करते क्वेश्चंस को, ताकि वो आपके जहन में रहे हमेशा, आप भूल ना जाओ उसको। तो जहन में रहे, और यहाँ केवल रिवीजन आपको करने की ज़रूरत है। एक जगह पे इकट्ठा कर ले फॉर्मूला, और जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं, गीतांजलि जी कह रही हैं कि उसे बार बार रिवाइज करें और किसी तरह का प्रेशर ना ले कि आपको उन्हें याद रखना, आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन जनरली जब हम साइंस स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला, फिजिक्स को लेकर, मैथ्स को लेकर उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार आपने कहा कि क्वेश्चन वो पूरा नहीं पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला सेट बैठेगा, इस वजह से भी, इस हड़बड़ाहट में भी गलती होती है, गलती हो जाती है। तो इसीलिए अब हर सब्जेक्ट को देखिए, अभी तक जो बच्चों ने तैयारी की है उन्होंने चैप्टर वाइज उसकी तैयारी की। अब इस समय मेरा एक सुझाव होगा, अगर वो ये समय दे सके, तो एक
होलिस्टिक, जिसको हम कहते हैं होलसम का मतलब ये हुआ कि वो पूरे सिलेबस को उस विषय में देखें और उसमें से वो निकाल लें कि किन किन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जहाँ पर इनको फॉर्मूले की प्रॉब्लम आ रही है, किन किन में से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें केवल फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ ऐसे होते हैं कि हमें दो चीज़ों में अंतर बताना होता है। तो जो टाइप एंड कैरेक्टर ऑफ क्वेश्चन है उसकी भी एक लिस्ट बना लें और उसको अगर वो देख लें कि हाँ हमें 10 फार्मूलों की ज़रूरत है, हमें 10 फिगर्स की ज़रूरत है, हमें 10 डिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत है, 10 लेबलिंग की ज़रूरत है, तो भी फिर उनकी तैयारी में एक नया डायमेंशन आता है। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि अगर आप सीबीएसई की साइट पे सैम्पल पेपर्स देखें तो उसमें सॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं जिसमें आपको अच्छे से बतलाया गया है कि क्या सवाल का सही जवाब होगा और कितना लिखने पर कितने नंबर मिलते हैं। 6 नंबर का सवाल है तो कितना लिखेंगे 6 मिलेंगे, कितना लिखेंगे कि 4 मिलेंगे, मतलब मार्किंग स्कीम्स भी दी हुई हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी है चैप्टर वाइज। अब किसी चैप्टर की अगर मार्किंग 14 नंबर की है तो उसमें से 2 या 3 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। किसी की अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में सिर्फ 2 नंबर की है तो उसमें से लंबा सवाल नहीं आ सकता। तो बच्चे इस चीज को भी अपनी प्लानिंग का हिस्सा बना के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी सॉल्व सैंपल पेपर जो है वो भी स्टूडेंट्स को करना चाहिए ऐसे वक्त में और उसे भी ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। हेलो, आई एम अमल। मैं एक्चुअली साइंस स्टूडेंट हूँ और एक्चुअली इन केमिस्ट्री वी जस्ट हैव 2 days, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 days बिकॉज उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये प्रैक्टिस मैं अब कैसे करूँ क्योंकि फ़िज़िक्स भी करना है, मैथ्स भी करना है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज इट इन 2 days। My name is Vikarsh and my first problem is that मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही फॉर्मूले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन में मतलब एटलीस्ट बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। तो मतलब ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए कि मतलब आराम से याद हो जाए। जैसे कुछ प्रैक्टिस करने में तो एटलीस्ट हमें बुक खोल के देखना पड़ता है कि मतलब ये फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा कोई ट्रिक हो तो मतलब जो फॉर्मूला हमें मिल सके तो बेटर हो। तो जनरली वही इश्यूज हैं फॉर्मूला के। तो बिल्कुल वो फॉर्मूला है। तो जो मैं एक चीज़ अभी कहूँगा बाद में, लेकिन जो ये इस बच्चे की बातों से मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई इस बात को लेकर बड़ा परेशान है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मूले हैं और उनको वो याद नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस स्टेज पे एक ही सुझाव दे सकता हूँ कि वो उन फार्मूलों को एक पैटर्न देखने की कोशिश करें। तो जैसे इन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशंस की अभी बात की, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी एक पैटर्न्स हैं कि उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज फिर तीसरे स्टेज, तो वो फॉर्मूले को भी उसी स्टेजेस में ये लिख लें तो उससे शायद इनको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि एट वन स्टेज इन सारे फॉर्मूले का इतनी क्राउडिंग हो जाती है बच्चों के मन में। और इस बार मेरा ये व्यक्तिगत कमेंट है कि साइंस के बच्चों को गैप्स भी उतने नहीं मिले हैं, तो थोड़े से तो ये परेशान हैं, लेकिन फिर भी इस स्टेज पे आके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं एक बात ये कहना चाहता था कि गीतांजलि जी पता नहीं मुझसे राजी होंगी कि नहीं, कि हमने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स बहुत सारे किए हैं और हर पेपर में हमने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ले आए, हॉट्स ले आए, सब कुछ ले आए। क्या किसी स्टेज पे हम ये भी सोच सकते हैं कि बच्चों को हम फॉर्मूले की लिस्ट दे दें एग्जामिनेशन में? ये एक बड़ा रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म होगा, लेकिन मैं इसमें कोई नुकसान नहीं देख रहा हूँ। और बच्चों की जो पढ़ाई की आदत है, जो उनके अंदर कौशल हम देखना चाहते हैं, वो फॉर्मूलों को दे देने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें फायदा जरूर होगा। अशोक जी, मुझे इस बार ऐसा नहीं होगा। ये सहमत होंगे कि इस तरह से होना चाहिए जी। अभिनव? एग्जैक्टली। डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मींस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, तो उसी फॉर्म पे ही आगे हम कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म आइडेंटिफाई नहीं की तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करें फिर उसी के बेसिस पे प्रोसीड करें। लेकिन जब हमारे पास अभी इस तरह के रिफॉर्म्स है ही नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें अपनी याददाश्त ही ज्यादा तगड़ी करनी होगी कि आप याद रख सके ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले और कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि पैनिक नहीं होना है। गीतांजलि जी, क्या लगता है? पैनिक होते हैं तो ज्यादा आप भूल जाते हैं। बिल्कुल, पैनिक होने पर ज़्यादा भूल जाते हैं। और अब चूंकि समय इतना कम रह गया है तो बार बार ये एहसास मान लेना कि कोई खास नई ट्रिक हमें मिल जाए, ये थोड़ा सा रियलिटी से परे जाने की बात है। क्योंकि अब तक तो आपकी लर्निंग बच्चों की कंप्लीट हो जानी
करनी चाहिए, अब तो सिर्फ रिवीजन करने का समय, एसिमुलेशन करने का समय। तो बेहतर यही रहेगा कि सैम्पल पेपर्स को ओरली भी अगर देखते हो, अच्छा ये सवाल है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अच्छा ये सवाल है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको अपनी लर्निंग की रियलिटी भी नजर आएगी। और मैं साहब की बात से सहमत भी हूँ और असहमत इसलिए क्योंकि फॉर्मूला पहचानना सिर्फ रिकॉल का काम नहीं है कि मेरा मेमोरी टेस्ट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की। अगर मैं कॉन्सेप्ट को समझ गई हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्या क्या चीज़ें मांगी गई दी हैं, क्या मांगा जा रहा है, इसके बीच में एक रिलेशन डेवलप कर पाऊंगी। और अगर मैं ये रिलेशन डेवलप कर पाती हूँ तो फॉर्मूला अपने आप से तो मुझे ये याद आ कंफ्यूजन क्यों होता जाएगा। है गीतांजलि जी? थोड़ा स्टडी नहीं करते हैं या फिर जो बचे हुए महीने रहते हैं जब एग्जाम्स आने होते हैं तो 2-3 महीने की तैयारी रहती है, इस वजह से बच्चे प्रेशर में आते कई हैं? बार कई कारण रहते हैं। अक्सर रेगुलरिटी की कमी थोड़ी सी देखी जाती है कि हम पहले आराम से चलते हैं कछुए की चाल से और बाद में हम खरगोश की तरह दौड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैच हो जाता है। अगर शुरू से कंसिस्टेंट रेगुलर तैयारी बच्चे करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय मिलता है उनको। अब लास्ट मिनट में लर्निंग भी, प्रैक्टिस भी, रिकॉल भी, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो अपूर्वा, जाता है। क्या कहेंगी आप? वाकई में ऐसा होता है जब तैयारी करनी होती है तो 2-4 महीने जब बचे होते हैं एग्जाम्स के तभी स्टूडेंट जो है तैयारी में जुटते हैं और उस वक्त उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर ले और ये वजह भी एक है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है? हाँ बिल्कुल, जो लास्ट के मंथ्स रहते हैं उसमें तो इतना पैनिक हो जाता है, लेकिन पैनिक नहीं करना चाहिए। इस टाइम कुछ न्यू नहीं ट्राई करना चाहिए, जो पहले का करा हुआ है। एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटी को थरली हर उसका एक क्वेश्चन, लाइक मेरे पास साइंस नहीं थी, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मैथ्स में एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन जो मिसलेनियस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो 4-5 बार तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और जैसे गीतांजलि मैम ने बोला है, वैसे सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई के लास्ट 10 इयर्स पेपर्स हैं, बोर्ड से एक दिन पहले तो उनके लिए छोड़ना चाहिए। जो सॉल्व पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करके देखने चाहिए, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होते हैं, तो वो ज़रूर करने चाहिए। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये आपका कहना है। संश्रुत, आप क्या कहेंगे? आपने तैयारी किस तरीके से की थी और परेशानी आपको किन किन सब्जेक्ट्स में आई थी और उस वक्त आपने कैसे उसे रिजॉल्व किया था? मैंने सच बोलूँ तो मैंने सही में तैयारी लास्ट के 2 महीने में ही शुरू करी थी। लीजिए, हम कह भी रहे थे कि ऐसा होता है और वो मोस्ट ऑफ द बच्चों में यही होता है कि वो लास्ट के 2 महीने में ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्री बोर्ड्स का स्कोर भी अच्छा नहीं था, आगे जाके बोर्ड्स का फिर भी ठीक हो गया, बट मुझे प्रॉब्लम मेनली फिजिक्स में आई थी क्योंकि कॉन्सेप्ट फिजिक्स में क्लियर हो जाते हैं, बट लास्ट आप कुछ सालों का पैटर्न भी देखें तो बोर्ड्स के जो पेपर्स होते हैं वो फिजिक्स के सबसे टफ आते हैं साइंस के लिए। तो सब बच्चों के साथ ये होता था कि वो मतलब काफ़ी बच्चे रो रहे थे फिजिक्स के पेपर के बाद भी, तो उसमें ही मुझे प्रॉब्लम हुई थी मेनली। अशोक जी, पेपर टफ आते हैं फिजिक्स के, ये कहना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं 2 महीने का वक्त था जब इन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए, संस्कृत की बातों से अगर किसी बच्चे को जो सुन रहे हो आपके व्यूअर्स, अगर उनको इससे प्रोत्साहित होना है कि चलो हमने 2 ही महीने पढ़ा है और अगर संस्कृत ने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन जो फ़र्क ये होता है कि हर बच्चे की ग्रास्पिंग पावर, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी एनालिटिक पावर, उसका रिटेंशन एक जैसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि अगर एक बच्चे ने या 2 बच्चे ने 2 महीने में कर लिया तो सभी कर लेंगे। ये पैनिक होता ही वहाँ से है ना कि आपकी ग्रास्पिंग कितनी है। आपने, मैडम ने रीइंफोर्समेंट की बात की, तो कितना आपने रीइंफोर्स किया है अपनी पढ़ाई को, इस पे बड़ा निर्भर करता है। तो संस्कृत की बातों से मैं लोगों को चाहूँगा कि वो थोड़ा सा इंकरेजमेंट लें और पैनिक ना हो, लेकिन ये मान के बैठ जाए चलो यार अब तो 2 महीने में ही, 1 महीने में भी हो जाएगा फ्यूचर के किसी एग्जाम में, तो मेरा सुझाव है कि ऐसा ना करें। लेकिन वजह यही रहती है शायद, इसलिए फिजिक्स के फॉर्मूले समझ में नहीं आते या फिजिक्स टफ लगने लगता है स्टूडेंट को, या बहुत हद तक ये सही है। अगर आप ध्यान से देखिए कि 6 नंबर के सवाल भी आते हैं जिसमें काफी लिखना होता है। मुझे समझ तो आ गया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, लेकिन मैंने उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कब करी? आखिर में जाके की, जब सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी थी तो कहीं ना कहीं मेरी रिटर्न की प्रैक्टिस कम हो जाती है। और साइंस के बच्चों ने चूंकि अपना एक हायर गोल भी बनाया होता है और अक्सर ज़्यादा समय, 70% समय तो अपने हायर गोल को दे रहे होते हैं, और उसका पैटर्न एग्जाम का, सीबीएसई के एग्जाम के पैटर्न से टोटली ऑपोजिट रहता है। वो मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, शॉर्ट आंसर टाइप, ये लॉन्ग आंसर टाइप, तो कहीं ना ये भी उनकी तैयारी का मिसमैच रहता है कि उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती,
स्पीड की, एक्यूरेसी की लाने की, रिकॉल की, कि वो याद रिकलेक्ट करेंगे तो लिखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा समय से पहले शुरू करें, लेकिन अभी भी मत घबराओ, अभी भी जितना समय मिलेगा उसमें सैंपल पेपर सॉल्व करके जरूर देखने। कामनेस की जो जरूरत है ना, जो बता रही है मैडम, और आजकल तो पेपर पढ़ने के लिए भी समय दिया जाता है। जितना पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए और उसके बाद आप कॉन्फिडेंट रहिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आप बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आंसर शीट जो है वो आप अच्छे से लिख पाएं, और जब आप कूल एंड काम रहेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। रायपुर से हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। My name is Purvi Dhengre and I am from maths. My question is जैसे कि हमें एग्ज़ाम के पहले कुछ याद रहता नहीं है, सब भूल जाते हैं ऐसा लगता है। देन फिर है ना हमको स्ट्रेस होता है इतना कि जितना भी सब कुछ याद रहता है सब भूल जाते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा नाम गरिमा सिन्हा है। मेरा सवाल है कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कैसा याद किया जाए? एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमें पढ़ाई करनी चाहिए या फिर दिमाग को आराम देना चाहिए? माई सेल्फ गौरीशंकर यादव। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें कैसे लर्न करने चाहिए ताकि हम उसे भूलें ना? पढ़ाई के दौरान जब हम ब्रेक लेते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो? फिजिक्स में थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या न्यूमेरिकल्स? अशोक जी, मैथ्स की स्टूडेंट थी, उनका कहना है कि ब्लैंक हो जाती है और ऐसा अक्सर हर स्टूडेंट के साथ होता है, लेकिन वजह क्या है? इस वक्त क्या करे स्टूडेंट कि वो ब्लैंक ना हो? उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन उनके जहन में जो भी उन्होंने पढ़ा है वो याद तो जरूर रहता है। बिल्कुल। इस समय अगर ये ब्लैंकनेस की जहाँ तक प्रॉब्लम है, तो मैं अगर वो हमारी स्टूडेंट होती तो निश्चित रूप से एज ए प्रिंसिपल और एज ए टीचर हमें ये अब तक पता लग जाना चाहिए था कि ऐसे हमारे कुछ बच्चे हैं जो ब्लैंकनेस की तरफ जा रहे हैं। तो इस समय इन बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है कि इनके टीचर्स, इनके माता पिता या प्रिंसिपल या कोई इनकी काउंसलर हो, वो इनसे बात करें और आधे घंटे 40 मिनट भी बात करके इनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करके उस ब्लैंकनेस का जो क्लाउड है उसको काफ़ी हटाया जा सकता है। तो ये इन बच्चों को मैं ख़ास तौर से इनके टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा, इनसे इमीडिएटली बात करें और कम से कम 15, 20, 25 मिनट का समय दें इनको। और फिर वही फॉर्मूले की बात और भूलने की बात बार बार रिपीट हो रही है, और इसके बारे में हम सभी लोगों ने यही बताया कि ये पैनिक ड्रिवन जो फॉरगेटिंग है, इसका इलाज पैनिक दूर करने का, फॉर्मूले को याद करने का कोई अलग से फॉर्मूला इस समय देने की आवश्यकता नहीं है। पैनिक शुड वैनिश, और उसके लिए मुझे ज़्यादा तक लग रहा है इन सभी बच्चों को इस समय सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। इनके टीचर्स को, इनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहिए कि डोंट वरी, this examination is not the last examination of your life. You will not get 90%, so as a parent I'll be angry with you. You just quieten yourself, calm down. I think that's the need of the hour. क्या कितना इत्तेफाक रखती है गीतांजलि जी कि ब्लैंक जो स्टूडेंट हो जाते हैं उनसे बातचीत करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है? डेफिनेटली निकाला जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो डर है, डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो ये संचार आप किसके साथ करेंगे, क्या माध्यम रहेगा? वो एक हेल्पलाइन भी रह सकती है, वो आपकी स्कूल की कोई टीचर, ट्यूटर, सहेली, माता पिता, सहेली के माता पिता, पड़ोसी, कोई भी रह सकता है, पर डर के बारे में बातचीत अनिवार्य